हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जेई गुरु की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और देखने वाले हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होने वाला है। इसी तरह करीबन 16 प्रैक्टिस सेट हम पहले भी करवा चुके हैं। इसमें जो भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे आप जीके जीएस करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं, ऐसे आपको ये प्रैक्टिस सेट डेली देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश देख के आपको बिल्कुल डरना नहीं है। जो सॉल्विंग पूरी है हिंदी में कराई जाती है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द मैग्नेटिक कोर ऑफ पावर सप्लाई इज जनरली। जो मैग्नेटिक कोर हमारी होती है ट्रांसफार्मर की, वो सामान्यतः कैसी बनी होती है? तुम जानते हैं पतली पतली कई पत्तियों को आपस में जोड़ करके हम लोग निर्माण करते हैं कोर का। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। स्टेप्ड। स्टेप्ड मतलब पतली 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 कई पत्तियों को आपस में जोड़ना है, चिपकाना। पहले का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द प्रोटेक्टिव डिवाइस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर विच एक्सट्रैक्ट द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर इज कॉल्ड। ट्रांसफार्मर में ऐसा कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हवा से मॉइस्चर यानी कि नमी को ग्रहण करता है? तो ऐसा हमारा कौन सा पड़ता है? ब्रीदर। कौन सा पड़ता है? ब्रीदर। जो जिसमें सिल्का जल भरा होता है और ये नमी को अवशोषित कर लेता है। पहले इसका रंग नीला रहता है और बाद में नमी जब अवशोषित करे तब गुलाबी हो जाता है। चलिए शुरू कर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है ट्रांसफार्मर टैंक कंटेंस। ट्रांसफार्मर टैंक क्या रखता है? ट्रांसफार्मर टैंक जो हमारी बाहरी संरचना होती है उसमें क्या रखता है, उसके अंदर क्या क्या रखा होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर जो है हमारा असेंबल ट्रांसफार्मर, असेंबल मतलब बना हुआ ट्रांसफार्मर, और जो किनारे किनारे क्या भरा रहता है इसके अंदर? ऑयल भरा रहता है। क्या ऑयल भरा रहता है? तेल भरा रहता है। तो ये चीज़ हमारा रखता है कौन? ट्रांसफार्मर टैंक। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके अंदर असेंबल्ड ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है? असेंबल्ड ट्रांसफार्मर एंड ऑयल। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द प्रोटेक्टिव डिवाइस दैट टेक केयर ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जिसमें होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, जिसका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से कोई मतलब नहीं है? तो हमारा कंजर्वेटर एक ऐसा पार्ट है जिसको इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर दोष होगा किस प्रकार दोष होगा? तेल का रिसाव होगा, तेल में कचरा आएगा, ऐसी चीज़ें होंगी। इसमें कंजर्वेटर में इसका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथे का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है स्टार डेल्टा कनेक्शन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज वेरी कॉमन। जो स्टार डेल्टा मतलब इसकी प्राइमरी कैसी हो? स्टार हो, और सेकेंडरी कैसी हो? डेल्टा हो। सेकेंडरी कैसी हो? डेल्टा हो। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए समानता है यूज किया जाता है? तो जब भी इस तरह की आएगी तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर होगा। कैसा? पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर होगा। पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर क्यों होगा ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइमरी अगर स्टार में है और डेल्टा कनेक्शन कैसा? डेल्टा में है। जो हमारा लोड जो पावर साइड है उसमें कैसा? डेल्टा जुड़ा होगा। प्राइमरी कैसा? स्टार में जुड़ा होगा। इतना आप ध्यान रखेंगे पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर के बारे में। पाँचवें का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मोस्ट सुटेबल कनेक्शन ऑफ थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब बात किसकी की गई है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात की गई है। देखिए इसमें कहा गया है किस प्रकार का कनेक्शन किया जाता है किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। तो इसमें जो कनेक्शन होता है वो स्टार और डेल्टा होता है। कैसा होता है? स्टार और डेल्टा होता है। अब ट्रांसफार्मर कनेक्शन जो हमारा स्टार और डेल्टा होता है तो क्यों होता है? देखिए जो लोड हमारा है, जो हमारे लोड हैं वो सेकेंडरी साइड जुड़े होंगे। मतलब स्टार साइड लोड हमारे जुड़े होंगे। जब लोड देखिए इसका कौन, इसका कहने का मतलब ये है जो हमारा कह रहा है कि जो हमारा मोस्ट सुटेबल कनेक्शन ऑफ थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, किसके? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होगा वो कैसा होगा? डेल्टा टू स्टार होगा। डेल्टा टू स्टार होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? डेल्टा टू स्टार क्यों होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। डेल्टा टू स्टार क्यों होगा? देखिए प्राइमरी हमारी डेल्टा में, सेकेंडरी हमारी स्टार में। जो हमारे हार्मोनिक्स होंगे वो प्राइमरी में आएंगे
जब हार्मोनिक्स हमारे प्राइमरी में आएंगे तो इसको सप्रेस करने के लिए, हार्मोनिक्स हमारे सेकेंडरी लोड तरफ आएंगे, हार्मोनिक्स हमारे लोड तरफ आएंगे, इसको सप्रेस करने की जो लोड तरफ है वो डेल्टा में जुड़ा होगा, तो ये सारे हार्मोनिक्स यहाँ पर सप्रेस हो जाएंगे। इसके बाद ये आगे कहीं भी संचरण लाइन में नहीं ट्रेवल कर पाएंगे, इसलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बी सही होगा। कौन सा? बी सही होगा, डेल्टा टू स्टार। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नंबर हमारा ये रहा, द रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग इन आ लो वोल्टेज डीसी मशीन। कैसे? लो वोल्टेज डीसी मशीन में है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है? शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ये हमारा आउटपुट मिलता है, जो इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? लगभग 150 से 200 की रेंज में होता है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 180 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग इन अ लो रेटिंग, कम रेटिंग की डीसी मशीन में शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितना होता है? 180 ओम। कितना? 180 ओम। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इन विच द ऑफ द डीसी जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज मार्जिनली इंक्रीज। मार्जिनली मतलब एक समानता बढ़ता है, इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ता है, उतना ज़्यादा घटता भी नहीं है। द जनरेटर इंस्टीज ऑफ डिक्रीजिंग, घटता नहीं, केवल केवल बढ़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, थोड़ा बढ़ता है। तो ऐसा कौन सा जनरेटर होगा? तो अगर हम बात करेंगे सीरीज जनरेटर की, तो सीरीज जनरेटर बहुत तेज बढ़ जाता है, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे, ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हम बात करेंगे सीरीज जनरेटर की, तो सीरीज जनरेटर हमारा बहुत तेज जो है लोड के बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता जाता है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि मार्जिनली बात, किसकी मार्जिनली बात की, मतलब थोड़ा बढ़े, ज़्यादा ना बढ़े। शंट की बात करेंगे तो इसमें क्या रहता है? हमारा कांस्टेंट रहता है। अंडर की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? घटता है, ना कि बढ़ता है। हमें क्या करना है? बढ़ाना है, डिक्रीज नहीं करना है। यानी कि ओवर कंपाउंड हमारा एक ऐसा जनरेटर है जिसमें जो है करंट का मान मार्जिनली बढ़ता है, मतलब थोड़ा बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है। 8वें का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है, इन अ 220 वोल्ट डीसी जनरेटर रनिंग एट रेटेड स्पीड द टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड। नो लोड पर टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा जब हमारा जनरेटर किसी भी लोड पर नहीं जुड़ा हुआ है? तो हमको जितना इनपुट मिल रहा है, जितना हमको उसके मिल रहा है आर्मेचर पे, उतना ही हमको आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि सीरीज में जो है बहुत कम होगा, बहुत कम लॉस होगा, इसलिए हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। नो लोड कंडीशन में हमारा 220 वोल्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है, स्टेपर मोटर आर वाइडली यूज्ड ऑफ। स्टेपर मोटर का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? स्टेपर मोटर मतलब एक स्टेप में जो रोबोटिक्स वगैरह में यूज़ की जाती है, उनका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो इनका प्रयोग हम लोग करते हैं कंपैटिबिलिटी विद डिजिटल सिस्टम। कंपैटिबिलिटी विद डिजिटल सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। 10वें का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है, द नंबर ऑफ पैरेलल सर्किट फॉर्म बाई 4 पॉइंट्स स्टार्टर। द नंबर ऑफ पैरेलल सर्किट फॉर्म बाई 4 पॉइंट स्टार्टर में पैरेलल पाथ कितने मिलते हैं? देखिए, दो तो हमारे फेज और न्यूट्रल के मिलते हैं, प्लस एक हमारा एनओसी का मिलता है। किसका मिलता है? एनओसी का, नॉन ऑपरेटिंग कॉइल का। हमारा ऑप्शन नंबर बी, सी बिल्कुल सही होगा। 3 मिलते हैं। कितने? 3। अगर बात करेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर में, तो उसमें 2 पैरेलल पाथ मिलते हैं, इसमें एक कॉइल हमारी और बढ़ जाती है 4 पॉइंट स्टार्टर में। 11वें हमारा सी नंबर सही हो गया। अब समस्या दी 4 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो 3 पॉइंट का स्टार्टर हम लोग सीरीज मशीन में करते हैं, और 4 पॉइंट का स्टार्टर हम लोग शंट मशीन में करते हैं। 11वें का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया, आर टू फेज सर्वो मोटर इन कंट्रोल सिस्टम यूज। टू फेज सर्विस सर्वो मोटर का यूज कंट्रोल सिस्टम में कर किया जाता है। कैसे किया जाता है? ड्रैग कप रोटर में। क्या ड्रैग कप रोटर बनाता है, उसका ड्रैग कप रोटर बनाता है। क्या था? ड्रैग कप रोटर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा 12वें का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये रहा है, इसमें से कहा गया है, टोटल लॉसेस अकरिंग इन डीसी मशीन अंडर नो लोड ऑपरेशन आर। टोटल लॉस डीसी मशीन में नो लोड की स्थिति में कैसे होते हैं? अगर हम बात करेंगे नो लोड की स्थिति में जो लॉसेस होंगे वो हमारे कैसे लॉसेस होंगे? कांस्टेंट लॉस। कैसे? कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट कौन कौन से? आयरन प्लस फ्रिक्शन लॉस। आयरन प्लस फ्रिक्शन लॉस। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है, एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन ऑपरेटिंग एट नो लोड। नो लोड की स्थिति में डीसी मशीन ऑपरेट कर रही है, उसकी दक्षता कितनी होगी? दक्षता कितनी होगी? 65% लगभग होगी। कितनी? 65% होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया है, फुल लोड इफिशियंसी ऑफ स्मॉल साइज मोटर इज अबाउट। स्मॉल साइज की मोटर में फुल लोड इफिशियंसी कितनी होती है?
अगर हम बात करेंगे बड़ी में तो हम 65% देख चुके हैं, लेकिन अगर स्मॉल साइज की मशीन है तो उसमें एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाती है हमारी, लगभग 92% रहती है, यानी कि 15वें का हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिंसिपल बाय द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरपोल वाइंडिंग। इंटरपोल वाइंडिंग में जो फील्ड है वो कैसे उत्पन्न की जाती, मतलब जो इंटरपोल है उसके द्वारा जो फील्ड बनाई जाती है वो मेन फोल्ड के साथ कैसा करती है, कैसा बिहेवियर रखती है, ऐड करती है, अपोज करती है। तो क्या करती है, अपोज करती है। क्यों अपोज करती है, क्योंकि दोनों में जो है अपोजिट दिशा में फ्लक्स का प्रभाव होता है, यानी कि इसमें फाई ऐसे जा रहा है तो इसमें फाई इस तरीके जाएगा, इसलिए दोनों का अपोज करती है। दोनों का अपोज करती है, अपोज द आर्मेचर फील्ड, आर्मेचर फील्ड का विरोध करती है किसकी, इंटरपोल की। और इंटरपोल हमारे कहाँ लगे होते हैं, जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन है डीसी मशीन की, तो ये मेन पोल होते हैं, मेन पोल होते हैं, और मेन पोल के बीच में छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, इंटरपोल लगे होते हैं। क्या होते हैं, इंटरपोल लगे होते हैं। ये जो है, जो इसका फ्लक्स है, इस वाले फ्लक्स का विरोध करता है, अपोज द आर्मेचर फील्ड। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं, 17 में ये रहा, कम्युनिकेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, कम्युनिकेशन कम्यूटेशन, कम्युनिकेशन नहीं कम्यूटेशन होगा यहाँ पे, क्या होगा, कम्यूटेशन होगा। कम्यूटेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, कम्यूटेशन होगा। कम्यूटेशन किस तरह क्या कहता है, इम्प्रूव मतलब सुधारा जा सकता है। जो कम्यूटेशन की हमारी प्रक्रिया है वो कैसे कौन सा ब्रश का इस्तेमाल किया जाए, कार्बन ब्रश का प्रयोग करके सुधारी जा सकती है। कार्बन ब्रश का देखिए, अगर हम कॉपर करेंगे, एल्यूमिनियम करेंगे तो इसमें स्पार्किंग ज़्यादा होगी, ग्रेफाइट हमारा मुलायम होता है, लेकिन अगर कार्बन का प्रयोग करेंगे तो इसमें सभी गुण मिल जाते हैं। 17 का हमारा ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है विच ऑफ द जनरेटर कैन बी यूज एज अ बूस्टर, बूस्टर के रूप में किस कौन से जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे बूस्टर के रूप में सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, सीरीज जनरेटर का। क्यों, क्योंकि डिमांड को बहुत जल्दी से पूरा कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, डीसी सीरीज जनरेटर। 18वें का बी नंबर बिल्कुल सही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 का पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया आ 6 पोल 3 फेज अल्टरनेटर रनिंग एट 1000 आरपीएम सप्लाई टू एन 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, हमारा एक अल्टरनेटर है, वो 1000 की स्पीड में घूम रहा है, 6 पोल हैं और 3 फेज है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी की तो एन बराबर 120 एफ अपॉन पी लगाएंगे। यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी देखेंगे, फ्रिक्वेंसी में मिलेगी 50 हर्ट्ज। कितनी मिलेगी, 50 हर्ट्ज। यानी कि अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी होगी वही इंडक्शन मोटर की फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि इसकी इंडक्शन मोटर की फ्रिक्वेंसी कितनी जाएगी, 50 हर्ट्ज ही आ जाएगी। जब हमारे पास इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज मिल गई है, हमें रोटर फ्रिक्वेंसी दी गई है, यहाँ से हम क्या निकालें, स्लिप निकाल लें, एफ आर बराबर एस इंटू एफ। हमारे एफ आर में कितना दिया गया है, 2। एस एफ का मान 50, तो यहाँ से एफ का मान आएगा 1/25, यानी कि 0.04। ठीक है, 0.04 हमारे पास आ जाएगा। क्या, एस का मान, स्लिप का मान हमारे पास आ गया 0.04। जब हमारा स्लिप स्लिप का मान 0.04 आ गया है, अब हम फॉर्मूला लगा दें किसका, स्पीड का, रोटर स्पीड का। एन आर बराबर 1 - s इंटू एन एस। एन एस हमको कितना मिलेगा यहाँ पे, 750। 8 पोल है तो 750 मिलेगा, 1 - 0.04 इंटू 750। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 720 आरपीएम मिलेगा। कितना, 720 आरपीएम मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। जब भी कहीं बात लेमिनेशन की आई, हम तुरंत समझ गए कि इसमें कौन सा लॉस कम किया जाएगा, एडी करंट लॉसेस को कम किया जाएगा। 20 का हमारा सी नंबर सही होगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है इन अ डीसी मशीन आयरन लॉसेस अकर इन। डीसी मशीन में आयरन लॉसेस कहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, योग जो हमारा बना होता है मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, पोल में तो किए नहीं जाएंगे, कम्यूटेटर में भी नहीं किए जाएंगे, कहाँ पे, आर्मेचर में। कहाँ पे, आर्मेचर में किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारे बिल्कुल सही होगा, 21वें का बी, क्योंकि आर्मेचर में तो मैं करंट फ्लो हो रही है। 21वें का बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है ब्रशेस आर प्रोवाइडेड इन डीसी मशीन फॉर। डीसी मशीन में ब्रशों का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो हम लोग इसमें ब्रश का उपयोग किस लिए करते हैं, प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट। करंट के मार्ग को निकालने के लिए या करंट को लेने के लिए, एकत्रित करने के लिए इस उद्देश्य से किया जाता है। 22 में हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन इज जनरली कॉल्ड।
रोटेटिंग पार्ट जो हमारा होता है डीसी मशीन में समानता, उसको क्या कहा जाता है? स्टेटर तो स्थिर होता है, ये तो होगा नहीं। आर्मेचर तो होगा नहीं, पोल तो होगा नहीं। रोटर, रोटर हमारा घूमता है, रोटेटिंग पार्ट रोटर होता है डीसी मशीन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। 24 हमारे पास ये रहा, इसमें से कहा गया है द नेचर ऑफ करंट फ्लोइंग इन द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन। आर्मेचर में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, उसका नेचर हमारा किस तरीके का होगा? उसका नेचर जो हमारा होगा एसी होगा। सा एसी होगा। कैसा? एसी। मशीन हमारी कोई भी हो, एसी या डीसी, लेकिन जो ईएमएफ बनता है वो हमेशा एसी ही रहेगा, यानी कि अल्टरनेटिंग, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही होगा। 24 में का बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द योक ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ। जो डीसी मशीन है उसका योक हमारा किसका बना होता है? योक मतलब उसमें बाहरी आवरण किसका बना होता है? देखिए उसमें क्या चाहिए पड़ता है? अच्छा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पड़ता है, तो वेरी गुड मैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन नंबर बी हमारे को सही होगा, वेरी गुड मैग्नेटिक मटेरियल योक हमारा बना होता है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसका 25 क्वेश्चन इस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह के 25 क्वेश्चन आपको वीडियो में लगातार मिलते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।